जो काम अच्छा करेगा वो कुर्सी पे बैठेगा, जो काम अच्छा नहीं करेगा वो फिर सत्ता से जाएगा। नए नए पैदा हुए हैं तो नई नई बातें बताएंगे, उनको खुद नहीं पता है कि क्या बोल रहे हैं। जैसे पप्पू भैया हैं वैसे वो भी हैं, वो कुछ उल्टा बोलते हैं, ये भी कुछ उल्टा ही बोलेंगे। ये मूर्ख आदमी, उसको ये नहीं पता है कि हम उस जगह जा करके नशेड़ी लोगों को बता रहे हैं जो तय करता है कि दिल्ली में बैठेगा कौन। ये हिंदू मुस्लिम और ये सब सारे राग को छेड़ने वाले सिर्फ विपक्षी हैं। राम मंदिर को ये मुद्दा बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसी पीच पे खेलती है, राम 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 राम। सत्ता में आप थे 70 साल, आप राम मंदिर का ही फैसला कर लिए होते या कुछ भी किसी तरीके से राम मंदिर छोटा सा बना देते या बड़ा सा बना देते, मुद्दा खत्म। हकीकत है वो 2024 में वो 400 पार ही रहने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। लोकतंत्र में बोलने का अधिकार सभी को है, लेकिन बोलने बोलते लोग कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं। चिल्लाने के साथ साथ पीएम मोदी का विरोध भी करने लगते हैं। पीएम मोदी का विरोध तक तो सही है, लेकिन उसके साथ साथ देश की जनता को भी लतियाने लगते हैं। मेरा सवाल उन लोगों से है कि देश के लोकतंत्र पर खतरा कौन पैदा कर रहा है और कौन देश के खिलाफ बोल रहा है और कौन पीएम मोदी के खिलाफ बोल रहा है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि चुनाव ये आखिरी होने वाला है। मेरा सवाल जनता से यही होगा कि क्या ये लोकतंत्र में देश का अंतिम चुनाव होगा 2024 का, या ईवीएम पर जो सवाल कर रहे हैं उनकी बात जायज़ है। मेरा सवाल जनता से होगा कि क्या ईवीएम पर जो सवाल कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से कराया जाए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अंतिम चुनाव हो रहा है, इसके बाद कभी चुनाव ही नहीं होगा। तो पूछते हैं जनता से, क्या लगता है सर, ये आखिरी चुनाव होने वाला है लोकतंत्र में? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है? इस देश में हमारा संविधान भी है, संविधान में जो चीज़ें हैं अब उसको तो कोई सत्ता में कोई भी आए, जनता है। ऐसा तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी के हाथों में अपना पूरा भविष्य दे दिया, सब कुछ दे दिया। ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। जो काम अच्छा करेगा वो कुर्सी पे बैठेगा, जो काम अच्छा नहीं करेगा वो फिर सत्ता से जाएगा। ये तो जनता का बात है ना। वो ऐसा थोड़ी है कि अब ये आखिरी चुनाव है, अब इसी बार कांग्रेस की सरकार बना दो, नहीं तो खत्म हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी आजीवन। ये चाइना थोड़ी ना है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो जहां जा रहे यही बात हो रहा है कि आखिरी चुनाव होने वाला है, जनता समझ लो। ऐसा है, उनको नई नौकरी मिली है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा। अभी तक तो कभी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आपने कभी सुना था? कभी? अब चल रहा है, रिसेंटली अभी आया है। नए नए पैदा हुए हैं तो नई नई बातें बताएंगे, उनको खुद नहीं पता है कि क्या बोल रहे हैं। जैसे पप्पू भैया हैं वैसे वो भी हैं, वो कुछ उल्टा बोलते हैं, ये भी कुछ उल्टा ही बोलेंगे। हम लोग तो सोचते थे कि कम से कम ये बुजुर्ग हैं या श्रेष्ठ हैं उस पार्टी में, कुछ अच्छी बातें रखेंगे जनता के सामने, लेकिन ये तो उनसे भी गए गुजरे निकल रहे हैं। चुनाव नहीं होगा, ये तो उल्टी बात है ना भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, चुनाव नहीं होगा। क्या लगता है इसके बावजूद ये भी कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खत्म होते जा रहा है, मोदी जी सरकारी मशीनरियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? कहाँ पे कर रहे हैं आप बताइए? ईडी सीबीआई का तो एग्जाम्पल देते रहते हैं वो। एक मिनट, एक बात है, कांग्रेस सत्ता में थी तब जब लालू के घर पे ईडी सीबीआई जाती थी, आज उन्हीं के साथ बैठे हैं। उनके घर पे ईडी सीबीआई किसकी सरकार में जाती थी? लालू जी पे चारा घोटाला किसकी सरकार में साबित हुआ? आप बताइएगा। मुलायम सिंह जेल गए, किसकी सरकार में गए? तो आज ये कैसे भूल रहे हैं? ईडी सीबीआई अपना काम ही नहीं करेगी, बिल्कुल, तो वो अपना काम कर रही है। अब इनको लगता है, मतलब ये है कि इनके घर ना जाए तो ईडी सीबीआई एकदम सही है। ईडी सीबीआई और सत्ता में मोदी जी बैठे हैं, आप बताइएगा, अगर सत्ता में मोदी जी बैठे हैं तो इस कार्यकाल में 5 साल 10 साल में ईडी सीबीआई कहीं जावे नहीं करे। कहीं जाएगी तो बोलेंगे विपक्ष वालों को परेशान कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि ईडी सीबीआई शांत कर दो भैया, अब हम सत्ता में अभी नहीं जाएगी। और जब आप सत्ता में होगा तब ईडी सीबीआई आपके घर पे जाएगी क्या? ऐसा होगा? नहीं होगा। तो जब विपक्ष में रहोगे तभी ईडी सीबीआई जाती है। इनको ये ज्ञात होना चाहिए, ये जानकारी नहीं है इनको यही नहीं पता है कि आप ही की सरकार जो आज बताते हैं कि लालू जी बहुत बीमार हैं। ये कांग्रेस के कोई प्रवक्ता थे, लालू जी बहुत बीमार हैं, उनको पुलिस जो है पेशी के लिए लेके जाती है, ये अच्छी बातें नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। तो ये भूल गए कि आपने ही तो उनके ऊपर आरोप भी सिद्ध किया है, आप ही ने तो उनको इतना परेशान कर रखा है, बीजेपी ने थोड़ी नहीं किया था। वो तो केस आगे बढ़ाया उनके, भाई आपने केस किया, जो भी आएगा उस कुर्सी पर बैठेगा उस चीज को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? बिल्कुल बढ़ाएगा। तो बढ़ा रहा है। अब उनको बार बार जाना पड़ रहा है तो दिक्कत किसको हो रही है? राहुल गांधी एक बनारस में रैली किए थे, मतलब जनसभा किए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि नशा बहुत ज़्यादा फैल गया है, नशेड़ी तक कहा था। उसके बाद पीएम मोदी गए और कहा कि हमारे युवाओं को राहुल गांधी ने, कांग्रेस के युवराज ने नशेड़ी कहा है। आपकी क्या राय है? उत्तर प्रदेश नशे में विलिप्त है कि नहीं है, ये राहुल गांधी ने जो अपना वक्तव्य दिया है, उनको खुद नहीं पता है कि वो नशेड़ी है कि नहीं है। मैं नहीं जानता, मैं उनको नशेड़ी कह भी नहीं सकता, लेकिन वो जो बातें करते हैं वो नशे से भी विपरीत करते हैं। मतलब नशा करने के बाद जो बातें करनी चाहिए
एक इंसान को, वो उससे भी ज़्यादा नशेड़ी लगते हैं। कभी कुछ भी बोल देते हैं, कहीं भी बोल देते हैं, उनकी सारी बातों को नहीं बताएंगे, लेकिन वो हमेशा उल्टा सीधा बोल। सबसे ज़्यादा नशेड़ी तो वही हैं, जो नशे में रहेगा वही। जैसे कहते हैं ना, पीला चश्मा लगा लिया तो सारे पीले पीले दिखेंगे। तो नशा करके आए, उनको आपको पूरे बनारस उनको बस नशा ही नशा दिख रहा है चारों तरफ। नशेड़ी हैं उत्तर प्रदेश वाले। नशे में होते तो 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को ना दे देते। नशे में होते तो कितने राजनेता पैदा हो गए उत्तर प्रदेश से। नशे में होते तो दिल्ली की कुर्सी तय उत्तर प्रदेश नहीं करता कि कुर्सी पे बैठेगा कौन। ये मूर्ख आदमी, इसको ये नहीं पता है कि हम उस जगह जा करके नशेड़ी लोगों को बता रहे हैं जो तय करता है कि दिल्ली में बैठेगा कौन। बिल्कुल, आप उन्हीं को नशेड़ी बता रहे हो। एक सवाल और होगा मेरा, जहाँ भी जा रहे हैं अभी भी जातीय जनगणना का राग छेड़ रहे हो कि हम रहे आएंगे, हमारी सरकार आएगी तो एमएसपी देगी, जातीय जनगणना कराएंगे। क्या है जातीय जनगणना मुद्दा बनेगा? जातीय जनगणना से फायदा क्या है? राहुल गांधी बताते हैं कि हम सबको उतना अधिकार देंगे जितना है वो। अधिकार देखिए, एक चीज बताएं, जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, ये लोग, ये अब भाई कुर्सी पे बैठे लोग ये तय करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जातीय जनगणना से बढ़िया ये है कि आप आर्थिक जनगणना करिए। आर्थिक रूप से कौन किस लेवल पे है, उस तरीके से उसका विकास होना चाहिए। जातीय जनगणना में क्या ब्राह्मण है तो वो गरीब नहीं है, गरीब है। शूद्र है तो वो भी अमीर भी है, गरीब भी है। तो आर्थिक जनगणना होनी चाहिए ना कि जातीय जनगणना सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट है कि राजनीति सेट करने के लिए, विपक्ष को अपनी राजनीति सेट करनी है, इसलिए जातीय जनगणना बात करते हैं। अगर ये सही राजनीति करते तो ये आर्थिक जनगणना की बात करते, ना कि जातीय जनगणना की बात करते। एक सवाल और होगा मेरा विपक्ष का ही सारा सवाल है लगभग। ईवीएम पर एक सवाल उठता है कि ईवीएम के सहारे मोदी चुनाव जीत रहे हैं। आप एक बात बताइएगा, 2017 में सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने एक याचिका दाखिल करी थी ईवीएम के ऊपर, 2019 चुनाव पहले। फिर से अब एक याचिका है, उस पर सुनवाई हाँ, चल सुनवाई चल। उस टाइम पे कौन से कोई जज थे, उन्होंने कहा था कि आपके पास भी इंजीनियर होंगे, आपके पास भी IT सेल होगा आपका, आप एक काम करिए, किसी भी एक ईवीएम मशीन को ले आइए और उसको हैक करके दिखाइए, हम मान लेंगे कि हैक हो सकता है। तो क्या इनके पास इंजीनियर नहीं थे या इनके पास पैसे नहीं थे? जब आप नहीं हैक कर पा रहे हो और आप ही कहते हो कि नरेंद्र मोदी अनपढ़ है, चौथी फेल बता ना, चौथी फेल बताते हो, तो नरेंद्र मोदी कौन सी इंजीनियर है जो हैक कर ले रहे हैं और आपके इंजीनियर नहीं कर पा रहे हैं? तो इसका मतलब हुआ ना कि आप भ्रम फैला रहे हो। तो चुनाव ईवीएम से होगा या बैलेट पेपर से होगा? जिससे हो रहा है उसी से होगा, ये चिल्लाते रहे। चिल्लाने से कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। तो क्या फ्रॉड होता है जो आरोप लगाते हैं कि इस तरीके से स्कैम हो जा रहा है? मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ सिराथू सीट है एक, सिराथू आप जानते हो, बहुचर्चित सीट थी जहाँ पे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़े थे और वहीं से पल्लवी पटेल चुनाव लड़ी थी। तो सत्ता में कौन था? भारतीय जनता पार्टी, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार। तो क्या वो अपने मुख्यमंत्री को चुनाव नहीं जिता सकते थे? कोई छोटी सीट हार जाते, वहाँ जीत जाते। ये मूर्खताओं वाली बात है इनकी। एक आरोप और है, धर्म वाली बात ज्यादा उठती है कि चुनाव आता है, कभी मंदिर, कभी पाकिस्तान, कभी हिंदू मुस्लिम राग छेड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। ये हिंदू मुस्लिम और ये सब सारे राग को छेड़ने वाले सिर्फ विपक्षी हैं। ये कहते हैं, अच्छे से बताइए एक चीज को, कैसे विपक्षी हैं? आप ये बताइए, राम मंदिर को ये मुद्दा बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसी पीच पे खेलती है, राम 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 राम। सत्ता में आप थे 70 साल, आप राम मंदिर का ही फैसला कर लिए होते या कुछ भी किसी तरीके से राम मंदिर छोटा सा बना देते या बड़ा सा बना देते, मुद्दा खत्म, राजनीति खत्म। इस राजनीति को पैदा किसने किया? कांग्रेस पार्टी थी पहले तो। आपने पैदा भी किया। और जो बता रहे हैं कि उद्घाटन में आप बताइए, अगर अखिलेश जी जाते तो क्या जनता पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता? जनता ये कहती ना कि अखिलेश जी बहुत अच्छे थे, उन्होंने सम्मान किया, रामचंद्र जी के दर्शन करने गए। आप ना जा करके आपने खुद उनकी राजनीति सेट कर दी, तो गलती किसकी है? आपकी है। आप एक बताइए, जुमे की नमाज अदा करने के लिए आप टोपी पहन सकते हो, कोई वो नहीं, राजनीति है करो, लेकिन पूजा भी तो कर सकते हो, दोनों काम भी कर सकते हो आप। करना चाहिए उनको। तो आप नहीं कर रहे हो, तो इससे उनको फायदा हो रहा है। वो बताते हैं देखिए मंदिर नहीं गए, मस्जिद चले गए, तो पब्लिक में इसका तो भाई कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ना ही है। ये जो गठबंधन बना है यूपी में अखिलेश और राहुल, दिल्ली में केजरीवाल और राहुल, पंजाब में, मतलब हर जगह गठबंधन बनता दिख रहा है। अब बंगाल को छोड़ दे तो असर करेगा चुनाव पर, मतलब आने वाले समय में? 2019 में आपने देखा होगा बुआ बबुआ गठबंधन हुआ था, उसी में कांग्रेस भी सम्मिलित थी। तीनों मिलकर के क्या चुनाव का नतीजा क्या है? सबके सामने है। तो वही रिजल्ट, उससे भी बुरा रिजल्ट अब 2022 में हो जाएगा, 24 में हो जाएगा। ये तो
तो बहुत बड़ा असर बोल रहे हैं कि 63 और 17 वाला 2019 से 2024 में इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि ज्यादा असर कर देगा। महंगाई बोलते हैं और बांटने वाली राजनीति को बढ़ावा दिया है सरकार ने। रही बात महंगाई की, आपको एक चीज बता दें, 2014 के पहले महंगाई क्या थी, 2024 में, 22 में, 23 में महंगाई क्या है, मैं जहाँ तक जानता हूँ 2014 के पहले मैं भी छोटा सा था, लेकिन मुझे पता कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो आज मैं खुद कैपेबल हूँ, ले सकता हूँ, कर सकता हूँ या बिना पूछे करवा लेता हूँ। 2014 के पहले हमसे बड़े बड़े, जो हमसे एज में भी बड़े थे, लेकिन उन चीज़ों के बारे में सोच नहीं पाते थे, खरीदना तो बड़ी दूर की बात है। एंड्रॉइड फ़ोन आज के डेट में इतना छोटा सा बच्चा ले लेता है। 2014 पहले इतना छोटा बच्चा कैलकुलेटर लेके घूमता था, हेलो हेलो करता था। आप सोचिएगा, तो महंगाई तब थी कि महंगाई अब है? महंगाई तब थी तो आपके हिसाब ऑफिशियल सीधी सी बात है, अब महंगाई तो। और एक चीज़ जान लीजिएगा, कहते हैं कि भारत देश पे कर्जा बहुत हो गया है, हाँ, ये भी एक आरोप लगता है। बहुत ज्यादा बड़ा। इनको ये नहीं पता है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका ना, आज के डेट में सबसे ज्यादा कर्ज अमेरिका पे ही है, सबसे ज्यादा कर्ज उसी पे है। जब हम कोई चीजें बनाएंगे, जैसे हमने एक हाईवे बनाया, टोल टैक्स से उसके पैसे निकाले जाते हैं, या गाड़ी जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उससे पैसे निकाले जाते हैं, तो क्या ये 1 साल में उसका पैसा निकल सकता है? 2 साल में निकलेगा? नहीं निकले। वो धीरे धीरे कवर होता है, और धीरे धीरे, जैसे हमने घर बनवाने के लिए लोन लिया, तो एक दिन में तो भर नहीं देंगे, उसमें घर में रहेंगे, फिर अपनी एक लिमिट सीमा बनाएंगे, उसमें थोड़ा 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 करके देना है। लेकिन अब अंबानी 500 करोड़ का लोन पा सकते हैं, हम थोड़ी ना पाएंगे, उनकी वो कैपेबिलिटी है, वो पा सकते हैं। तो हमारे भारत देश की जब कैपेबिलिटी बढ़ी है, तब उनको विदेशों से इतने कर्ज मिल रहे हैं, इनको काहे नहीं मिल रहे थे? इनको भी मिलना चाहिए था उस वक्त। ये काहे नहीं ले लिए? ये भी कर लिए होते, ये भी देश का विकास करते, ये काहे नहीं किए? किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए 2024 का? देखिए, चुनाव के बहुत सारे मुद्दे हैं। आप कुछ बता दें। मुद्दे, राम मंदिर को बोलते विपक्ष के वो मुद्दा खत्म है, खत्म हो गया, उस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करनी है, बिल्कुल वो मुद्दा आप बताइए, जैसे बंगाल हो गया, आप बंगाल संदेश खाली में घटना हुआ, वहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि सरकार जो है वहाँ पे कोई और सरकार है ही नहीं, बस संपूर्ण सरकार ममता जी है, ना सेंट्रल की चल रही है, ना सेंट्रल से कोई जांच कमेटी वहाँ पहुँच पा रही है, मतलब किसी को आने जाने की कोई अनुमति नहीं है। ऐसा क्यों? ये नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र देश है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा अभी होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कुछ तो वहाँ गड़बड़ है, जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या सच में कुछ गड़बड़ आपको लगता है हुआ है? अगर हुआ ना होता तो वहाँ जाने से लोगों को रोका क्यों जाता? गिरफ्तार कर लेते हैं लोग। काहे गिरफ्तार? अगर वहाँ कुछ नहीं है तो हमें जाने दिया जाए ना भाई, काहे रोक लिया जा रहा है? अगर वहाँ आप सोचिए कि अगर हमने चोरी नहीं की है, तो अगर आप हमारे जेब में हाथ डालो तो हमें तकलीफ किस बात की? डाल लो भाई। लेकिन अगर मैं लिया हूँ तो मैं कैसे हाथ डलवाने दूंगा? नहीं डलवाने दूंगा। तो वहाँ पे बात यही है, वहाँ कुछ न कुछ हुआ है, और वो जानते हैं कि अगर ये जाएंगे तो वहाँ पे खुलासा होगा, बड़े पैमाने पे, मतलब कोलकाता में बवाल हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। अब तो एक ही चीज़ कहते हैं, ये शुभेंदु अधिकारी जा रहे थे तो इन्होंने कहा इनको नहीं जाने देंगे, क्योंकि अगर ये वहाँ जाएंगे तो दंगा बढ़ सकता है, बंगाल में लफड़ा बढ़ सकता है, प्रदर्शन होने लगेगा, इसके लिए इनको हम वहाँ नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। आप जब उनको हाई कोर्ट, बंगाल हाई कोर्ट ने उनको आदेश दे दिया था कि आप जा सकते हैं, तो सरकार की कैसी हैसियत हुई कि उसने उसको रोक लिया? मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इनके लिए कुछ नहीं है, और यही बीजेपी कुछ उल्टा सीधा कर दे, लोकतंत्र खतरे में। तो आपके टाइम पे कहीं लोकतंत्र खतरे में नहीं है? लोकतंत्र असली बंगाल में खतरे में है इस टाइम पे। क्या लगता है वापसी होगी सरकार की, वर्तमान सरकार की? इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बताएंगे ना, 2 राय है कि 1 राय है? 2 राय नहीं है, आपको बता रहे हैं। 2019 में जो सीटें थे उससे भी बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं, बढ़ेंगी। लग रहा है अब की बार 400 पार। वो हकीकत है, हकीकत है। वो 2024 में वो 400 पार ही रहने वाले हैं। ये अपनी अपनी सीटें बचाएं, सिर्फ जितनी पार्टियां उतनी सीटें, 28 पार्टी बस 28 सीटें बचा लें, और उसमें भी कुछ लोग, वो भी कुछ ना कुछ ये हारेंगे, उसमें 24 में भी ये कुछ ना कुछ हारेंगे।